Hello students, myself Kalpana Gupta, Department of Chemistry, RR College, अलवर। आप लोग पहले मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर सुन चुके हैं जिसमें आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी दी थी। विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आपको बताया था, उनकी तरंग दैर्ध्य, उनकी फ्रीक्वेंसी अर्थात आवर्ती, ऊर्जा आदि के बारे में आपको बताया था। और जो ऊर्जा आवर्ती में मुख्य संबंध होता है E=hν, वो आपको बताया था। तो एक बार हम पुनः पहले पढ़े हुए चैप्टर के को रिवाइज करेंगे। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है बच्चों? आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी जब पदार्थ के साथ अंतर क्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसी भी अज्ञात रचना वाले यौगिक का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना, उसकी व्याख्या करने को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो जैसे बताया था कि मुख्य जो रिलेशन है ऊर्जा और आवर्ती में E=hν, आप सभी लोग जानते हैं, और E=hν या E=hc/λ, अर्थात ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इन ऊर्जा और आवर्ती के आधार पर जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसको हम अलग अलग प्रकार की होती है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। गामा रेज, एक्स रेज, पराबैंगनी, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगे किरणें, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की तरंगे को हम विभाजित करते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य और आवर्ती के आधार पर। अगर किसी विकिरण की ऊर्जा और आवर्ती का मान अधिक होता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है, और इसके विपरीत अगर तरंगदैर्घ्य अधिक होती है तो उस स्थिति में विकिरण की ऊर्जा और आवर्ती कम होती है, अर्थात ऊर्जा और आवर्ती एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो ये सब आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रा, जिसमें कि यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो सबसे पहले तो हमें इसका सिद्धांत पता होना चाहिए कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो जब कोई प्रकाश समांगी माध्यम में या विलयन में पड़ता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और शेष भाग ट्रांसमिट हो जाता है, जिसे हम I या IT से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि when a beam of light falls on a solution or homogeneous media, a portion of light is reflected, some of portion is absorbed and remaining is transmitted through the medium. तो इसलिए I0 को अगर हम मानते हैं कि I0 क्या है, प्रकाश की तीव्रता जो कि मीडियम में पड़ रही है, तो तब क्या हो जाएगा, I0 IR प्लस IA प्लस IT। यानी कि IR क्या है, वो विकिरण का वो भाग जो रिफ्लेक्ट होता है, जो परावर्तित हो जाता है, और IA जो है विकिरण का वो भाग जो कि अवशोषित होता है, और IT विकिरण का वो भाग है जो ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश की जो इनिशियल लाइट, जो प्रारंभिक तीव्रता है वो है I0, और जब प्रकाश अब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट होकर जो शेष प्रकाश बचता है उसे हम। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्यतः क्या होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहते हैं। यूवी कार्बनिक रसायन में अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का ज्यादा महत्व होता है, तो इसको यूवी विजुअल को हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है किसी भी मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर होते हैं, उनके मध्य ट्रांजिशन या संक्रमण होता है। और जब एक उचित ऊर्जा मॉलिक्यूल को मिलती है प्रकाश की किरण के द्वारा, तो उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से उच्च ऊर्जा स्तर यानी कि हायर स्टेट में चले जाते हैं, और इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं।
और जो ऊर्जा होती है 2 लेवल की वो कैसी होती है, क्वांटाइज होती है, अर्थात एक निश्चित होती है। तो एब्जॉर्प्शन, ऊर्जा का अवशोषण जब ही होगा जब एक निश्चित अभिलाक्षणिक तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण उसको उस प्रकाश के द्वारा मिलेगी, तभी 2 ऊर्जा लेवल के मध्य संक्रमण होगा और आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। नेक्स्ट स्लाइड से हम इसे, यूवी विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी जो रेंज होती है वो 200 से 800 नैनोमीटर होती है, यानी कि जो तरंगदैर्घ्य की रेंज है वो 200 से 800 नैनोमीटर है। नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य नापने की एक यूनिट है। तो 200 से जो 400 नैनोमीटर की रेंज होती है वो यूवी विजिबल की होती है, यानी कि पराबैंगनी किरणों की होती है, और 400 से 800 नैनोमीटर जो रेंज है वो दृश्य प्रकाश की होती है। तो अगर कोई यौगिक 400 से 800 नैनोमीटर के मध्य तरंगदैर्घ्य का अवशोषण करेगा तो वहां हमें वो दृश्य क्षेत्र में दिखाई देगा और वो यौगिक हम उस तरंगदैर्घ्य को देख पाएंगे, और इसलिए वो यौगिक हमें कैसा दिखेगा, रंगीन, कलर्ड। तो इसलिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रम के अंदर अणु में इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है। और जब किसी पदार्थ पर प्रकाश की विकिरण गिरती है तो फोटोन का अवशोषण होकर अणु उत्तेजित हो जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और ये ऊर्जा स्तर जैसे मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड। आप डायग्राम में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल आपको दिखाए गए हैं, E1, E2, E1 ग्राउंड लेवल है, E2 एक्साइटेड लेवल है। प्रकाश की जो लाइट है यानी कि इसको HNU से दिखाया गया है वो यौगिक पर पड़ रही है, और E1 से यानी कि ग्राउंड लेवल से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर हायर लेवल में चला गया, E2 में चला गया, और उसके बाद E2 से वापस E1 में आएगा और ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, जिसको कि हम मेजर करते हैं कि कितनी ऊर्जा उसने उस ट्रांसमिटेड लाइट से हम निकालते हैं कि पदार्थ ने कितनी ऊर्जा अवशोषित की। तो जैसा बताया आपको, यानी कि लेवल कैसे है, क्वांटाइज, यानी कि E2 माइनस E1 इक्वल टू डेल्टा E इक्वल टू HNU। तो जब इतनी ऊर्जा उस यौगिक को मिल जाएगी तभी इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल के अंदर होगा और अवशोषण होगा, और इस प्रकार से आप अवशोषण स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर पाएंगे। अब आता है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि किस प्रकार से सभी चीजें इसके अंदर, किस प्रकार से इसका स्पेक्ट्रोमीटर का हम वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले एक होता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में सोर्स ऑफ रेडिएशन, यानी कि जिस रेडिएशन का, विकिरण का सोर्स एक लैंप होता है यूजुअली वो, जिससे कि आपको पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलती है, विकिरण मिलती है। फिर कॉलीमेटिंग सिस्टम, यानी कि उसमें कुछ लेंसेज होते हैं, 2 या 3 लेंसेज होते हैं जिससे कि वो लाइट डाली जाती है। फिर एक होता है प्रिज्म या ग्रेटिंग जिसे हम मोनोक्रोमेटर कहते हैं। फिर सैंपल होल्डर जिसको हम कहते हैं क्यूवेट, जिसमें हमारा सैंपल लिया जाता है। और फिर उस सैंपल से जो लाइट पास होकर ट्रांसमिट होकर आती है, फिर हमारा होता है डिटेक्टर, संसूचक, और अंत में होता है एम्पलीफायर जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और फिर हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान में अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का महत्व अधिक है। किसी भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम उस पदार्थ को द्रव रूप में, और अगर वो सॉलिड है तो उसको विलयन के रूप में, उसका डाइल्यूट विलयन बनाकर हम उसे सैंपल ट्यूब में भर लेते हैं। सैंपल ट्यूब को हम क्यूवेट कहते हैं, और सामान्यतः ये ग्लास या क्वार्ट्ज की बनी होती है, पर यूजुअली ग्लास की ना लेकर हम सैंपल ट्यूब हमारी क्वार्ट्ज की होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्लास की सैंपल ट्यूब लेंगे
तो वो ग्लास खुद भी कुछ मात्रा में विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि ट्रांसमिटेड लाइट अलग आएगी। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल ट्यूब हमेशा क्वार्ट्ज की ही ली जाती है। फिर हमारा प्रकाश स्रोत है जहाँ से कि एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की विकिरण आ रही है। तो ये विकिरण फिर एक मोनोक्रोमेटर से गुजरती है और मोनोक्रोमेटर जो है उससे विभिन्न तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणों का पृथक्करण हो जाता है। पृथक्करण होने के बाद एक प्रकार की, यानी कि इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटर से विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों का पृथक्करण होने के बाद हमारे पास सिर्फ एक वर्णीय प्रकाश रह जाता है, इसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। वो जो तरंगदैर्घ्य है मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो सैंपल ट्यूब में से पास की जाती है, और अगर उसकी तीव्रता I0 है, जैसे मैंने पहले बताया जो हम पास कर रहे हैं I0 है, तो कुछ भाग अवशोषित हो जाएगा, कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और शेष भाग जो ट्रांसमिट होगा, जिसे हम I या IT से प्रदर्शित करेंगे, उसे वो तरंगदैर्घ्य डिटेक्टर पर आपतित होगी, और इस आपतित विकिरण जो है विद्युत धारा के रूप में एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाइड होकर रिकॉर्डर में पहुंचेगी, और फिर पदार्थ का अवशोषणांक या अवशोषकता log E के विरुद्ध हम आरेख एक शीर्ष के रूप में प्राप्त करेंगे। जिस भी यौगिक का हमें स्पेक्ट्रम ज्ञात करना होता है उसका हम तनु विलयन बना लेंगे जैसा पहले बताया, और उसको हम सेल में भर लेंगे, क्यूवेट में भर लेंगे। 2 क्यूवेट हम लेते हैं, दूसरे क्यूवेट में या सेल में हम रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस यानी कि संदर्भ विलायक, क्योंकि प्रकाश स्रोत से फिर जो विकिरण आती है वो दोनों सेल से गुजरेगी, तथा जो ट्रांसमिटेड लाइट है, जो पारगमित विकिरण की तीव्रता से हम ये मालूम करते हैं कि यौगिक ने किस तरंगदैर्घ्य की विकिरण का अवशोषण किया है। जिस तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम अवशोषण होता है उसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। अगर सैंपल ने कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करी है, हमने जो तरंगदैर्घ्य क्यूवेट में पास करी, अगर उसमें कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो I = I0 हो जाएगा। अर्थात I0 क्या थी? आपकी इनिशियल लाइट जो आपने यौगिक पर पास की थी, और I है ट्रांसमिटेड लाइट, यानी कि उसने कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तो I और I0 का मान लगभग बराबर होगा। However, if the sample absorb light, then I is less than I0. अगर सैंपल कोई लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो जो आपने उस पर लाइट पास करी थी I0, और I क्या है? हमारी ट्रांसमिटेड लाइट, तो I का मान हमेशा गुजारी गई जो लाइट है उससे कम होगा, तो इसलिए I will be always less than I0। और इस डिफरेंस को, दोनों में जो ये अंतर होता है I और I0 में, इसको हम प्लॉट करते हैं किसके खिलाफ? तरंगदैर्घ्य के साथ, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप स्लाइड में देख रहे हैं वेवलेंथ हमने एक्स एक्सिस पर ली है, 200 से 800 नैनोमीटर यूवी विजिबल की रेंज है, और 200 से 400 यूवी विजिबल की रेंज है। तो एक्स एक्सिस पर हमने वेवलेंथ लिया है, यूजुअली इसको हम नैनोमीटर में ही नापते हैं, और वाई एक्सिस पर हम एब्जॉर्बेंस लेते हैं, अवशोषणांक लेते हैं। तो आप एक पीक देख रहे हैं ऊपर जहां पर अधिकतम अवशोषण हुआ है, 200 से 300 के बीच में अवशोषण है, लेकिन अधिकतम अवशोषण हुआ है लैम्डा मैक्स 217 नैनोमीटर, तो इसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो इस प्रकार यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा को हम वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के बीच में खींचते हैं, और अगर कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हम ये कहेंगे ट्रांसमिटेंस हो गया। एब्जॉर्प्शन तो हुआ नहीं तो A तो 0 हो जाएगा, और T = क्या हो जाएगा? 1, यानी कि पारगमित प्रकाश, ट्रांसमिटेड लाइट। मोस्ट स्पेक्ट्रोमीटर डिस्प्ले एब्जॉर्बेंस ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन रेंज फ्रॉम 0 to 2। तो जितने भी स्पेक्ट्रोमीटर हैं वो एब्जॉर्बेंस हम वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पर लेते हैं, और जो उनकी रेंज रहती है वो 0 से 2 के बीच में रहती है एब्जॉर्बेंस की। और जैसा अभी पहले भी बताया कि वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इज नोन एज लैम्डा मैक्स।